मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी में दिए गए पेंडुलम वाले बयान पर भी तीखा प्रहार किया और कहा कि चाचा झूला भी झुला देंगे और वह झूला अच्छा झुलाते हैं। बयानी बाणों के बीच मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा की कोशिश है कि किसी तरीके से शिवपाल को प्रेशर में लिया जाए। अगर बीजेपी इसमें कामयाब रही, शिवपाल यादव डिस्ट्रैक्ट हुए, चुनाव में नहीं लग पाए मन से, तो डिंपल यादव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा यही चाहती है। इस घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को निपटाना चाहती है। चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे दिल्ली में केजरीवाल और उनके डिप्टी मनीष सिसोदिया का। तो क्या विपक्ष के लिए डर के आगे जीत है? आज मंथन में यही सवाल। मैनपुरी में चुनावी सभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा को परिवारवाद के लपेटे में लिया। कहा कि जिस वक्त बेरोजगारों को नौकरियां चाहिए होती थी, सपा के शासन में जब नौकरियां निकलती थी, जो चचा भतीजे थैलियां लेकर वसूली के निकल जाते थे। उन्होंने परिवार को एक मुद्दा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बनाती है, बनाया हुआ है। भाजपा नेताओं, इसके बाद अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया और भाजपा नेताओं और उनके परिवार, रिश्तेदारों के लोगों का एक पोस्टर ट्वीट किया, जिसमें तमाम भाजपा के नेता और उनके रिश्तेदारों की तस्वीरें चस्पा हैं और अखिलेश ने लिखा है, पिक्चर अभी बाकी है। यूं कहें कि हर मोर्चे पर मैनपुरी में कड़ा संघर्ष है। चाचा पर सीबीआई जांच के जवाब में भतीजे ने सवाल किया कि क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जब धंसा था प्रधानमंत्री के उद्घाटन के अगले ही दिन, तो क्या उसकी सीबीआई ईडी कराई थी? क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जो गड़बड़ियां हुई हैं उनमें कोई जांच कराई है? क्या भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दूसरी सरकारों के प्रोजेक्ट दिखते हैं? अखिलेश कहते हैं कि उन्होंने इसलिए जांच नहीं कराई क्योंकि ठेकेदार भाजपा के थे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के वार पलटवार के बाद वहां एक मुकाबला दिलचस्प हो गया और इस बीच कल शिवपाल के जेट श्रेणी की सुरक्षा को वापस लिया गया, उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई और आज सीबीआई ने शिवपाल और 3 अन्य आईएएस अफसरों से पूछताछ की अनुमति मांगी है रिवर फ्रंट घोटाले में, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश योगी ने मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद दिए थे। 6 साल तक जनता को पता नहीं कि कितनी बार शिवपाल को बुलाया गया, कितनी बार पूछताछ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को नहीं पता, अभी तक नहीं पता था। मैनपुर में जब तक शिवपाल और अखिलेश का मिलन नहीं हुआ था, चाचा भतीजे एक साथ नहीं आए थे, तब तक इस घोटाले की चिंता नहीं थी किसी को। जब लगा कि जो चाचा की विधानसभा है जसवंत नगर, वो बड़ी निर्णायक है, समाजवादी पार्टी वहाँ से जीतती है, हर जगह से हार कर आती है तो समाजवादी पार्टी को वहाँ से जीत मिल जाती है, बड़ी जीत मिल जाती है। और भाजपा का यही निशाना कि अगर जसवंत नगर में सपा को तोड़ दो, समाजवादियों को तोड़ दो, तो मैनपुरी का किला भी ढहा देंगे। और शायद भारतीय जनता पार्टी बड़ी संजीदगी से लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को वहां पर थे और कल भी उनकी कुछ सभाएं हैं। उन्होंने सैफई परिवार और चाचा शिवपाल पर खूब तंज कसे, तीर चलाए और योगी ने कहा कि मैं एक दिन बयान पढ़ रहा था कि चाचा शिवपाल की जो स्थिति है पेंडुलम जैसी हो गई है। इस तरह की तमाम उन्होंने बातें कहीं, बहुत सारी बातें योगी आदित्यनाथ ने कहीं। सुनिए आप। शिवपाल का उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना,
बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं। थोड़ा सा मैंने देखा था कि फुटबॉल इधर से उधर, तो मैंने कहा फुटबॉल जब इधर से उधर जब हो जाती है तो सीधा गोल भी हो जाता है, सीधा गोल भी हो जाता है कभी। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहाँ। अब हमारी स्वेच्छा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर सबी हैदर ने शिवपाल यादव से खास बातचीत की, वो भी सुनिए। हजारों गम सहे लेकिन न निकला आंख से आंसू, हमेले ज़र्फ हैं पीते हैं छलका या नहीं करते। शिवपाल यादव ने अंगद की पांव के तरीके से जसवंत नगर विधानसभा समेत मैनपुरी लोकसभा चुनाव में पैर जमा दिया है और निश्चित तौर पर जिस दिन से शिवपाल यादव खड़े हुए हैं उस दिन से माहौल जो है वो बदलने लगा है। डिम्पल यादव के लिए मार्मिक अपील कर रहे हैं आप, चुनाव जिताने के लिए बात कर रहे हैं आप, तो क्या वाकई में डिम्पल यादव ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं या फंस गए हैं? देखिए बहुत बड़ी जीत होगी। अब तक के जो समाजवादी पार्टी यहाँ से नेता जी 4 बार सांसद हुए हैं, तो सारे रिकॉर्ड आपकी डिम्पल यादव यहाँ से तोड़ेगी और बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत होने जा रही है, दावा कर रहे हैं सर। सुरक्षा व्यवस्था आपकी वापस ले ली गई है, ये कह सकते हैं बोहनी है सर ये आपके चुनाव प्रचार की? देखिए भारतीय जनता पार्टी से मुझे यही अपेक्षा थी। आज मुख्यमंत्री जी थे यहाँ पर, उन्होंने कई तरीके के यही अपेक्षा थी और अब डिम्पल यादव की जीत का मार्जिन और बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की हार और बड़ी होगी। और सुरक्षा तो हमारे कार्यकर्ता करेंगे और हमारी जनता करेगी। बिल्कुल सर। रघुराज शाक के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, किस तौर पर देख रहे हैं सर आप उनको? इसका नाम मत लो, मत लो, हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें, सब जानते हैं यहाँ। आपकी नर्सरी का में सब जानते हैं ना जी, आपकी नर्सरी का सिखाया हुआ लीडर है और आप ही के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इसके बारे में अब 9 तारीख के बाद पूछना जी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में थे और उन्होंने बहुत तरीके की जो है वो बातें की, आरोप लगाए समाजवादी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, आपके ऊपर भी उन्होंने कुछ कहा है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, मुनासिब समझेंगे आप? क्या कहा मुझे पता नहीं। कहा कि शिवपाल जी कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। अभी मेरी जानकारी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मैंने देखा था ना, थोड़ा सा मैंने देखा था कि फुटबॉल इधर से उधर, तो मैंने कहा फुटबॉल जब इधर से उधर जब हो जाती है तो सीधा गोल भी हो जाता है कभी। चलो निश्चित तौर पर मैनपुरी में गोल होने जा रहा है सर, मैनपुरी में गोल हो जाएगा। डिम्पल यादव कितने वोटों से चुनाव जीतेंगी, कुछ आपका एस्टीमेट, कुछ आंकलन? कम से कम 3 लाख से जीतेगी डिम्पल। 3 लाख से डिम्पल यादव चुनाव जीतेंगी और शिवपाल यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और बहुत ज़्यादा जनसभाएं कर रहे हैं और जन समर्थन भी उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैनपुरी से कैमरा पर्सन राहुल के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। तो शिवपाल यादव को सुना, सबी हैदर ने उनको कई एंगल से उनसे समझने की कोशिश की वास्तव में उनके मन में क्या है, लेकिन शिवपाल बहुत गहरे नेता हैं। उन्होंने साफ कहा कि 9 तारीख के बाद बहुत सारी बातें वो कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे, चाहे रघुराज साग के बारे में हो और लोगों के बारे में इस वक्त। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि डिम्पल यादव 3 लाख वोटों से जीतेंगे, बात यह है। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव की सक्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ी और तो भाजपा को लगा कि वास्तव में
शिवपाल के करीबी लोगों को तोड़ा जाए और आज कई लोगों को पार्टी में शामिल भी कराया गया है। इस बीच अखिलेश यादव ने जो सीबीआई की पूछताछ का मसला और सुरक्षा कम करने का मसला, इस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश लिखते हैं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा श्रेणी को कम करना बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही ये भी कहना है कि पेंडुलम समय के साथ गतिमान होने का प्रतीक है। अखिलेश यादव जो पेंडुलम पॉलिटिक्स की बात हम कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो पेंडुलम पॉलिटिक्स 2-3 दिन से देखने को मिल रही है, 2 दिन से, तो वो कह रहे हैं कि पेंडुलम गतिमान होने का प्रतीक है और वो सब के समय को बदलने का संकेत भी देता है और ये भी कहता है कि कुछ भी स्थिर नहीं है। अखिलेश यादव कुछ ज़्यादा ही इस ट्वीट में दार्शनिक हो गए हैं। वो कहते हैं कि जिस पर अहंकार किया जाए वो कुछ भी स्थिर नहीं है, तो किस पर अहंकार किया जाए। ये एक दार्शनिक अंदाज का अखिलेश यादव का ये ट्वीट है और कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। अब आज जो मंथन है इसको हम यूपी से राष्ट्रीय फलक पर ले जाना चाहते हैं और इस पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब इसको राष्ट्रीय फलक पर इसकी बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से अभी गुजरात चुनाव, एमसीडी को लेकर, आबकारी नीति को लेकर सिसोदिया पर जो हमले हुए, सिसोदिया ने हमले किए, बीजेपी ने उन पर हमला किया कि वो आबकारी में उन्होंने बड़ा पैसा खाया है, तो एक तरीके से उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई लगी रही। सिसोदिया ने क्या कहा ये पुरानी बाइट है, लेकिन आज शिवपाल यादव के घटनाक्रम के बाद इस वक्त मौजू है। पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, उनको उसमें कुछ नहीं मिला, 1 पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है, ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। सिसोदिया की पुरानी बाइट है, लगभग 1 महीने पुरानी बाइट है, लेकिन आज जब हम शिवपाल यादव की बात कर रहे हैं, उन पर सीबीआई का नया जो सीबीआई ने पूछताछ की अनुमति मांगी है, एक तरीके से अब सीबीआई का शिकंजा, चाचा भतीजे के मिलन के बाद सीबीआई का शिकंजा शिवपाल पर कसा है। आईएएस अफसर जो कुछ उस वक्त गोमती रिवर फ्रंट पर काम कराने वाले, उन पर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कई इस तरह के मामले हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर भी। तो एक तरीके से एक परसेप्शन बनता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को चैन से नहीं बैठने देगी। एक परसेप्शन है लोगों के दिमाग में, और विपक्ष तो यही कह रहा है कि भाई उनका मकसद एन के एन प्रकार है, विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो और निष्कंटक राज करो। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। जावेद अंसारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से जुड़े हैं। बहुत स्वागत जावेद भाई, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। मैनपुरी नेताजी मुलायम सिंह की कर्मभूमि, वहाँ से एच हाशमी साहब बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं। हाशमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए एच हाशमी साहब। प्रोफेसर डॉक्टर अजय आर्या राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। अजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मंथन की शुरुआत अजय आर्या साहब से करते हैं। अजय आर्या साहब, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, उस वक्त
पहली घोषणा यही हुई थी कि भाई गोमती रिवर फ्रंट में बड़ा घोटाला हुआ, इसकी सीबीआई जांच होगी। बड़ी तालियां बजी थी। 6 साल तक, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि 6 साल में ये जांच कहाँ गई, क्या हुआ, कौन था, शिवपाल से कितनी बार पूछताछ की गई। मुझे तो लगता है एक बार भी पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि सच बात तो यह कि शिवपाल जी अभी तक बीजेपी के क्लोज, बहुत आंतरिक संपर्क में थे, लेकिन अखिलेश यादव ने वो तार ही काट दिया, वो लीड काट दी उन्होंने। बड़े ही रिश्तों का तीर चलाया हो, संवेदनाओं का तीर चलाया हो, भावनाओं का तीर चलाया हो, नेताजी का हवाला दिया हो, लेकिन वो कनेक्शन काट दिया अखिलेश यादव ने। उससे एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो पावर सप्लाई थी जरिए शिवपाल, वो कट गई है। अब वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच भी करेंगे, सुरक्षा भी छीनेंगे। छीन लिया मतलब जो जेड श्रेणी की सुरक्षा शिवपाल जी को दी गई थी वो भी छीन ली गई। और इसको लेकर आज अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही। मुख्यमंत्री ने उन्हें पेंडुलम कह दिया। शिवपाल जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है, अब मुख्यमंत्री की अपनी टर्मिनोलॉजी है, वो कहते हैं इस तरह, लेकिन अखिलेश ने आज बहुत प्रतिवाद किया। एक तो गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले के मसले में अखिलेश मोर्चा लेकर खड़े हुए एक दीवार की तरह और कहा कि भाई कैबिनेट का फैसला था, अखिलेश शिवपाल जी का फैसला नहीं था जो सिंचाई मंत्री थे। ये बात भी एक संकेत और संदेश देता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि पेंडुलम समय का प्रतीक है, समय बदलता रहता है। बहुत सारी बातें इशारों में कहीं, लेकिन घूम फिरकर ये सवाल आता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए बार बार वही बात आती है, विपक्ष जो आरोप लगाता है कि भाई क्या ये ऐन वक्त पर ही एजेंसियां क्यों सक्रिय की जाती हैं, इसमें कहीं ना कहीं तो मसला है कुछ। डॉक्टर आर्या जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा, और कहीं ना कहीं ये बात तो सच ही है कि इन एजेंसियों का सत्ताधारी दल जो है वो सदुपयोग कर रहा है अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए। ये तो अब आज के समय में बच्चा और गांव-गांव में चर्चा का विषय है कि एक समय में जिस सीबीआई को पिंजड़े में कैद तोता कहता था जो विपक्ष था, आज वो सत्ताधारी दल में है, और वो आज इस तरह की बात करता है कि नहीं ये स्वतंत्र बॉडी है, अपना काम कर रही है। लेकिन इसके टाइमिंग पे तो देखिए सवाल उठता ही। अगर टाइमिंग बिल्कुल चुनाव से पहले है या किसी की इमेज को खराब करने की बात है, देखिए एक बार इमेज पे आपने डेंट कर दिया तो वो सही है या गलत है उसका तो निर्णय समय करता है, लेकिन एलोपैथी की कैप्सूल की तरह या मेडिसिन की तरह तुरंत इसका प्रभाव होता है। जनता के दिमाग में एक चीज जाती है कि अरे भाई ये भी फंस गए तो बिल्कुल भी ये इसका बिल्कुल ही राजनीतिक सदुपयोग किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात जो आपने अभी कही कि पेंडुलम पॉलिटिक्स, तो देखिए शिवपाल जी बहुत मजे हुए पुराने नेता हैं और जमीन के नेता हैं। उनको यह पता है कि आज के समय में अगर वो समाजवादी पार्टी के कुनबे से मैनपुरी को अपने आप को अलग कर देंगे तो आने वाले समय में उनके लिए सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि जब आप अपने भाई के नहीं हुए तो आप किसी और के क्या होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो विभीषण बनने का कार्य करेंगे। तो मेरे ख्याल से शिवपाल जी वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि मैनपुरी की जो लड़ाई है वो बिल्कुल भी समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, बीएसपी नहीं है, बिल्कुल 100% नेताजी की जमीन है, माननीय मुलायम सिंह जी की जमीन है। वो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल इसके आसपास भी कभी नहीं खड़ा होगा। तो शिवपाल जी कह रहे हैं 3-3.5 लाख वोट से जीतेंगे डिंपल यादव ना भी होती तब भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अनअपोज्ड वहां जीत रहा होता। जी अजय, अरे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां शक्ति केंद्रों के जरिए जमीन हिला दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं और वहां से रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल में है अखिलेश जी, घर घर दस्तक दे रहे हैं। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। प्रशांत जी, बहुत स्वागत के न्यूज़ में आपका और वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत जी, ये ऐन वक्त पर अभी तक शिवपाल यादव को याद नहीं आया कि भाई वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, सीबीआई से उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, और जैसे ही वो सक्रिय हुए तो सीबीआई भी सक्रिय हो गई, सुरक्षा भी छिन गई। ऐसा कौन सा तत्कालिक गुनाह हो गया? गुनाह तो यही है कि भाई वो अपने परिवार में अपने भतीजे के साथ मिल गए हैं। तो ये टाइमिंग पर सवाल नहीं उठने चाहिए प्रशांत जी? देखिए, रिवर फ्रंट घोटाले मामले में जांच जो है 30 सितंबर 2017 से चल रही है। 30 सितंबर को एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई उसमें इंजीनियर और अन्य लोग आरोपी हैं।
उसी संदर्भ में उनसे पूछताछ के लिए अनुमति की याचिका एप्लीकेशन सीबीआई ने दाखिल की है। और अगर किसी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई अगर दोषी नहीं है, अपने आप को गलत नहीं मानता, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो उसको स्वागत करें कि हम पूछताछ में सहयोग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे। और टाइमिंग तो देखिए, चुनाव तो देश में होते रहते हैं, हर 2 महीने में कहीं कोई चुनाव होता रहता है। ये कोई विषय नहीं, एजेंसियां तो अपने हिसाब से काम करती रहती है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो काम करती रहती है। और हो सकता है कि एक संयोग हो सकता है कि एक क्लैश उसमें हो गया है। नहीं, ठीक बात है, आपकी बात अपनी जगह जायज़ है, लेकिन 6 साल में एक बार भी सीबीआई को होश नहीं आया कि शिवपाल यादव को बुलाकर पूछ लो, जो प्राइम कल्पिट और प्राइम एक्यूज जिसको मान रहे हैं आप आज की डेट में। अब ये तो सीबीआई बताएगी किस प्रोसीजर के। ठीक बात है, आप लोगों को तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब है नहीं, सीबीआई ही बताएगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाशमी साहब, आप लोग बेवजह शोर मचाते रहते हैं, आपके नेता, कि भाई वो वहाँ पर एसपीडीएम दबाव डाल रहे हैं, चुनाव आयोग का प्रयोग हो रहा है, सीबीआई ने शिवपाल जी पर शिकंजा कस दिया है कि भाई अब जरा ठंडे हो जाओ, शांत हो जाओ। आप लोग बेवजह करते हैं, आपके नेता ऐसी क्यों बात करते हैं भाई? भाजपा क्यों बदनाम करते हैं आप लोग? हाशमी साहब। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक जांच चल रही है नवोदय विद्यालय में, एक अनुष्का पांडे हत्याकांड हुआ था, कई साल हो गए, उसकी एसआईटी जांच कर रही है, कम से कम 5,000-7,000 लोगों के बयान नोट कर चुकी, आज तक सही मुलजिम तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। उधर वो जांच चल रही है तो उसमें कुछ नहीं हो रहा, और इधर जो है तुरंत ही एक्शन में आ गई सीबीआई, तो सवाल तो उठते ही है ना। अब जब ये इलेक्शन के टाइम पे ही करेंगे, और इलेक्शन के टाइम तब जब माननीय शिवपाल सिंह जी की फैमिली में एका हो गया, तब ये इन्होंने किया, तो सवाल तो पैदा हो रहे हैं। अब ये तो कहा जाएगा। और दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम खिसियाट में, बौखलाहट में ये कहने लगे कि साहब पेंडुलम है और जो है कभी किधर ही लुढ़कते रहते हैं, हैंडल पे बैठा दिया गया था। क्या मतलब था इन बात? सवाल ये था कि अगर वो, चूंकि नेताजी की जमीन थी ये मैनपुरी, तो सवाल ये करना चाहिए था कि जो है डिम्पल यादव नेताजी की तरफ क्या काम कर सकती हैं या नहीं कर सकती, क्या उनकी सोच वैसी रहेगी या नहीं रहेगी। सवाल इस पे करते तो ज्यादा ठीक रहता। बजाय इसके उन्होंने जो है एक प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। पूरा जनपद मैनपुरी ये जान रहा है, प्रधानों को बुला बुला के पुलिस टॉर्चर कर रही है, जिनके हॉस्पिटल हैं उनको सीएमओ टॉर्चर कर रहे हैं, हर विभाग के लोग लगा दिए गए कि साहब आपको जो है लोगों को टॉर्चर करके जो है चुनाव हमारे हक में करना है। कल आपने भी, मैं डिबेट में आपके साथ में था, तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, चक्रव्यूह। आपने चक्रव्यूह की बात कही थी, और चक्रव्यूह को आप दूसरी तरफ घुमा रहे थे कि जो है वो जो है एक व्यवस्था की शक्ल में। आपके साथ में जो पत्रकार थे उन्होंने कहा वो चक्रव्यूह का मतलब ये है कि वो एक व्यवस्था बना रहे हैं। चक्रव्यूह का मतलब व्यवस्था नहीं थी, चक्रव्यूह का मतलब यही था। चक्रव्यूह का मतलब ये है कि लोगों को प्रेशराइज कर करके, और अभी शिवपाल सिंह जी की सुरक्षा हटा ली, आज सीबीआई, कल और कुछ होगा, परसों और कुछ होगा, अभी और बढ़ेगा। हम लोगों को मालूम है ये सब चीजें होंगी, लेकिन जनता ये देख रही है, जैसे जैसे इनका दबाव बढ़ेगा, जनता का हाशमी साहब, प्रशांत जी कह रहे हैं कि जब बेईमान नहीं है तो डर किस बात का? फिर सीबीआई बुलाए चाहे बुलाए। डर तो 6 साल से सीबीआई एफआईआर लॉस हो चुकी थी, आपके पास कोई एविडेंस थी तो पकड़ लिया होता ना। भाई हमने ये सवाल किया था तो वो कह रहे भाई सीबीआई से पूछो, भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछ रहे हो? सीबीआई तो तोता है आपका, सीबीआई जो आप कहोगे वही करेगा सीबीआई। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं, और सीबीआई नहीं कर रही है, आजकल हर डिपार्टमेंट वही कर रहा है। मैंने कल भी आपसे ये कहा था कि ये जनता के बीच में वोट नहीं मांग रहे, एक भी इलेक्शन कैंपेन में कोई नहीं जा रहा इनका, ये खाली जिला प्रशासन पे दबाव बना रहे कि चुनाव जीतना है। ठीक बात है। प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी को लेते हैं। हाशमी साहब बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहिए। प्रोफेसर साहब, ये लगातार 2-3 दिन से चचा भतीजे का जो मिलन इधर हाल में हुआ है, उसको लेकर कभी सुरक्षा अचानक कम हो गई, आपने
देखा, सीबीआई भी अचानक आ गई कि भाई लाओ हम भी पूछेंगे। टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठते हैं, टाइमिंग को लेकर तो लग रहा कि भाई ये वास्तव में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या वहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मुश्किल में नज़र आ रही क्या? एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये है कि शिवपाल को प्रेशराइज करो, शिवपाल के लोगों को तोड़ो, शिवपाल को डराओ, उसके आगे जीत है। दुर्गेन जी, तो ये तो राजनीतिक अखाड़ा है और यहाँ के अपने दांव पेच हैं, और लगभग 30-40 वर्षों से मैं भारतीय राजनीति को देख रहा हूँ। ये कोई नई बात भी नहीं है। जो सत्ता दल होता है वो अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल इस पृष्ठभूमि में करता ही रहा है, और ये कोई खास बात नहीं है। मतलब किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, ये सरकार की एक कार्यवाही करने की या एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की आदत आज से नहीं है। मैं तो इंदिरा जी के जमाने से देख रहा हूँ, और वो लगातार हर सरकार के साथ साथ ऐसा होता रहा है। लेकिन इन सब का मार्जिनल प्रभाव ही पड़ता है। ये भी बात सही है कि चुनाव लड़े जाते हैं परसेप्शंस पे, चुनाव लड़े जाते हैं इमोशंस के ऊपर, चुनाव लड़े जाते हैं उन तथाकथित मुद्दों के ऊपर जो कि जनता को उस समय उद्वेलित कर सके और जनता अपने वोट पैटर्न को बना सके। चुनाव बहुत ज्यादा विकास पर या इन चीजों पर लड़े ही नहीं जाते। ये चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा भारत में कम से कम नहीं है, और ये मैंने बहुत स्पष्टता के साथ देखा है। एक नारा उठ जाता है तो चुनाव, एक बार में चुनाव खत्म हो जाता है। मुझे याद है 1970 के दशक में जब गरीबी हटाओ का नारा आया था, तो हम सब छोटे छोटे बच्चे थे, कार्यकर्ता थे, और सब एकदम से उत्साहित हो गए कि गरीबी तो अब हट गई, और सारी की सारी लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया। गरीबी नहीं हटी, कोई और पार्टी आ गई, लेकिन ये नारे, ये इमोशंस, ये उठते ही रहते हैं, और इन सब के ही दांव पेच में आती हैं चीजें कि आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, घटेगी। ये सब एक संदेश देने की कोशिश है। शिवपाल जी ने भी भाजपा का खूब आनंद लिया पिछले दिनों में। ऐसा तो है नहीं कि लिया Z+Z की आवश्यकता थी कि नहीं थी, ये भी एक अपने आप में परसेप्शन हो सकता है। थ्रेट परसेप्शन का तो आकलन किया ही जाता रहना चाहिए। ये तो, लेकिन ये बात भी सही है कि इस वक्त क्यों किया गया, ये टाइमिंग आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि अगर उस लायक नहीं थे तो दी क्यों? ये क्यों? देना और लेना दोनों ही चीजें उसी पर जुड़ी हुई। हाँ, सवाल उठता है भाई। आप शिवपाल जी को 2 गनर दे देते कि भाई चलो ठीक है, जो विधायक के रूप में उनको मिलते हैं ठीक है। तो आपने नवाजा के बहुत बड़ी पार्टी कार्यालय के लिए बहुत बड़ी कोठी अलॉट कर दी, बहुत सारी चीजें अलॉट कर दी। तो राजनीतिक नेतार्थ सेट करने के लिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों को, शासन, सत्ता, साधन, इनका प्रयोग होता है। डॉक्टर दीक्षित इस बात को कह रहे हैं और ये दिखता भी है। एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये धर्म क्षेत्र है, गीता ज्ञान की भूमि कुरुक्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, गीता सार की भूमि कुरुक्षेत्र है। गीता की भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति और मनोरंजन के महासंगम के साक्षी बनिए। विश्व स्तरीय हस्तशिल्प सरस मेला, भव्य महाआरती, दीपदान, प्रतिष्ठित कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति। न छूटे ये अवसर इस बार। गीता की भूमि पर सुनिए गीता का सार। आप सादर आमंत्रित हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल,
बोलो जुबां केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल तो है ही। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को पटकनी देकर उत्तर प्रदेश में 2024 से पहले एक संकेत और संदेश देना चाहती है कि यहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हो चक्कर में। ये संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए सारे पार्टी के स्तर पर हर तरीके से सारे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो राजनीति में इस्तेमाल होते हैं। सारे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग तोड़े जा रहे हैं, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसी तरह रामपुर में आजम खां भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पुलिस लोगों को धमका रही है। खतौली का उपचुनाव भी इसी तरह। लेकिन प्रतिष्ठा मैनपुरी को लेकर है। भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव अपने ससुर की विरासत को बचाने के लिए यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, हासिल करने के लिए लड़ रही हैं। लेकिन मुकाबला इतना दिलचस्प हो गया है कि अब विरासत बचाने की लड़ाई होती नजर आ रही है। मंथन में ब्रेक से पहले ये कहा गया कि भाई शिवपाल यादव की जो सुरक्षा कम की गई और उनको सीबीआई ने नोटिस दिया, एक तरीके से माफ़ कीजिएगा, उनको पूछताछ के लिए अनुमति मांगी गई कि भाई उनसे पूछताछ की जाए रिवर फ्रंट घोटाले में। इन सब सारी चीज़ों को लोगों ने राजनीतिक तौर से राजनीति से जोड़कर समाजवादी पार्टी के लोग देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस के नेताओं का भी हवाला दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की भी सुरक्षा कम की गई। अखिलेश कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि नेता सुरक्षा से बड़ा होता है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा कम करके उनका कद घटाने की कोशिश की गई। जबकि वास्तव में सुरक्षा से कोई नेता नहीं बड़ा होता, जनता उसे बड़ा करती है। जावेद अंसारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद भाई, यहाँ लगभग कमोवेश सारे लोगों ने इसी बात को कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। संसाधनों का, साधनों का दुरुपयोग, एजेंसियों का दुरुपयोग, आर्या साहब इसे सदुपयोग कह रहे हैं। इसकी शुरुआत आप लोगों ने की और जब भी कोई बात करो, मौजूदा सरकार से कोई सवाल करो, इनके प्रवक्ताओं बीजेपी से बात करो तो वो तुरंत जाके गांधी और नेहरू पर सुई अटक जाती है। अब आप लोगों ने ऐसा काम कर रखा है तो जाहिर सी बात है वो कहेंगे। इंदिरा जी के बारे में भी कहा जाता था कि भाई उन्होंने भी खूब दुरुपयोग किया, धुआंधार, उन्होंने बिल्कुल सारे मानक तोड़ दिए थे। तो राजनीति में तो शुरुआत आप ही लोगों ने की है। अब जब वो उसी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोग चीख पुकार मचा रहे हैं। जावेद साहब जी, चौहान साहब आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। कुछ वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, उन्होंने सब सरकारों को एक रंग से रंग दिया, लेकिन मैं कुछ आपके सामने तथ्य, कुछ फैक्ट्स रखूंगा। ईडी की बात करूंगा पहले मैं। ईडी के अभी तक जो ओपन केसेस है वो 5422 केस ओपन है अभी तक, जो एक्टिव केसेस है, और पिछले 8 सालों में 5310 केसेस खोले गए हैं। और वो 8 सालों में 98% केसेस खोले गए हैं मोदी सरकार में। और मोदी सरकार ने जो खोले हैं तो 95% केसेस जो ईडी के वो केवल विपक्ष के नेताओं पे लगे हुए हैं। अब मैं आपको सवाल एग्जाम्पल देता हूं।
सीबीआई के ईडी के केस किन किन के खिलाफ थे? हेमंता बिश्वा शर्मा, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे, आजकल वो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनके ऊपर भी ईडी सीबीआई का केस है, कुछ पता नहीं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। नारायण राणे, कितने बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर भी सीबीआई ईडी के केस थे, पता नहीं क्या जांच कर रही है सीबीआई ईडी। और शुभेंदु अधिकारी जो टीएमसी के बंगाल में नेता थे, उनके ऊपर भी सीबीआई के केस थे, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। और एकनाथ शिंदे, अभी जो सरकार बनाई महाराष्ट्र में भाजपा को समर्थन देकर, 11 विधायक उनके ऐसे थे जिन पर ईडी और सीबीआई के केस थे। सीबीआई ईडी क्यों सो गई है अभी? और दूसरी, अब मैं सेडिशन की बात करता हूं, पिछले 2014 से लेकर 19 तक 326 केस जो थे वो देशद्रोह के, देश के लोगों पे लगे और केवल 6 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। तो जो जब से 8 सालों में हमने जो देखा है, सबसे ज्यादा अगर कानून का, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का अगर किसी ने दुरुपयोग किया है तो वो भाजपा सरकार है। और यही सीबीआई, यही ईडी वहीं सो जाती है जब गुजरात का मामला आता है। 23,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सीबीआई ईडी को कुछ नहीं दिखता, इनकम टैक्स को कुछ नहीं दिखता। 22,800 करोड़ का घोटाला हो जाता है एपीजी शिपयार्ड का गुजरात में, सीबीआई सो जाती है और ईडी भी सो जाती है और इनकम टैक्स भी सो जाता है। तो ये जो आरोप हम लगा रहे हैं कि 8 सालों में जो दुरुपयोग हो रहा है ईडी सीबीआई का, मैं आपको तथ्यों के सामने आपको समझाने की कोशिश की है। जबकि जो अदर पैनलिस्ट है, हमारे सम्मानित साथी हैं, उन्होंने केवल ये कहा है कि वो के अलग से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने तथ्य रखे हैं। अब आ जाइए सिक्योरिटी को लेकर। वो सिक्योरिटी का जो अखिलेश जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। गांधी परिवार की पूरी सिक्योरिटी उन्होंने डिग्रेड की है। कितने नेताओं की सीबी डिग्रेड की है, मैं आपको 10 नाम बता सकता हूं। और भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कर्नाटक के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार जी, उनको भी ईडी सीबीआई ने बीच दौरान यात्रा के नोटिस भेजा और उनको दिल्ली बुलाया गया, कुछ नहीं निकला। आप अरेस्ट कर लो अगर गलती है, बार बार क्या डराते हो? हम डरने वाले नहीं है, हम डरते नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। इसी बीच संतोष दुबे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। जिस दर्द से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के नेता पीड़ित हैं, जिस दर्द से कांग्रेस के लोग पीड़ित हैं, उसी दर्द से आम आदमी पार्टी भी पीड़ित है। वो भी, उनको भी बीच बीच में बुलाते रहते हैं। उनकी तो एक समय आधी सरकार ही जेल में चली गई थी। अभी जेल मंत्री के रोज वीडियो नए नए आ रहे हैं तरह तरह से। और मनीष सिसोदिया पर भी खूब दबाव बनाने की कोशिश की गई, ऐसा आम आदमी पार्टी का आरोप है। संतोष जी, भाई भाजपा के नेता प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि जब कोई कर नहीं तो डर नहीं। आप लोग इतना क्यों माहौल बनाते रहते हैं कि भाई बड़ा हाहाकार मचा रहता है कि मोदी जी बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं और अमित शाह जी बिल्कुल प्राण लिए हुए हैं? सही कह रहे हैं कि जब कर नहीं तो डर नहीं। ये आम आदमी पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि भाई हमने कुछ किया नहीं, आप रोज ईडी भेजो, रोज सीबीआई भेजो, हम तो स्वागत करते हैं। हम तो बुलाते हैं कि भाई सीबीआई को भेज दो, आ जाए हमारे पास। क्या मिलेगा? हमारे यहाँ तो छापा डाला मनीष सिसोदिया के यहाँ, मिला क्या उनको? आज जो है चार्जशीट उन्होंने जब सबमिट किया, मनीष सिसोदिया का नाम नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा मुंह की खाते हैं जब भी आम आदमी पार्टी से भिड़ते हैं। अब क्या स्थिति है, कांग्रेस का क्या स्थिति, इनके नेता जानते हैं। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने डंके की चोट पे कहा कि चाहे तुम सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, हमारा हर नेता तैयार है उसका जवाब देने के। आप जब बुलाओ तब हम आएंगे, आप चाहो तो हमारे घर आ सकते हो। स्वागत है भाई। ईडी सीबीआई कहीं बाहर के थोड़ी ना, हमारे देश की एजेंसियां हैं, वो आ सकती है, जा सकती है। तो नहीं संतोष जी आज चूंकि डिस्कशन इसमें रेफरेंस ईडी सीबीआई का है, लेकिन आज जो मंथन है कि भाई इन एजेंसियों का प्रयोग करके भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप भी लगाया, अखिलेश जी ने भी बहुत ढेर सारे हमले किए कि वो क्या इनके सारे साम दाम दंड भेद, इनके सारे जो सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो विपक्ष को बिल्कुल हटा देना चाहती हैं, क्योंकि 24 में वो बहुत कोई चुनौती या कोई विरोध चाहती नहीं है। इससे आप सहमत हैं या असहमत? सरकार हमेशा जो है सत्ता का दुरुपयोग करती है और ये आज से नहीं हो रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी यही किया। इंदिरा जी के शासन में आप देखिए कहाँ नेताओं को उठा उठा के कहाँ भेजा गया था। तो आज ये तो जब सत्ता में कोई रहता है और सत्ता चरम पर हो तो फिर वो तो सारे हथियार का इस्तेमाल करेंगे। उनको जीत चाहिए, तरीका कोई भी हो। तो जीतने के लिए अगर वो सीबीआई का इस्तेमाल करें, ईडी का इस्तेमाल करें, तो उसमें क्या दिक्कत है? करते रहो भाई। हम जनता के बीच में हैं, ईमानदारी से हैं, और अगर हम ईमानदारी से संतोष जी, आप भी सत्ता में हैं, ये ध्यान रखिएगा। 2 राज्यों में आप भी सत्ता में हैं, उंगलियां आप पर भी उठती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं इनके ईडी और सीबीआई से लड़ने के लिए।
हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी तो डंके की चोट पे कहते हैं भेजो भाई सीबीआई, कहाँ भेजोगे, चेक कर लो हमारे हर नेताओं को। तो जब हम तैयार, वो चेक कहाँ कर रहे हैं, उठा उठा के बुक कर रहे हैं, वो जेलें भेज देते हैं, चेक वक नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं सत्येंद्र जैन के, वो भी कोई ऐसा थोड़ी कि बड़ा उसमें कहीं कोई ऐसी चीजें उल्लंघन नहीं हो रहा है। खैर वो विषय अलग है। आर्या साहब आपके पास आते हैं। संतोष जी आपकी बात आ गई। आर्या साहब, वास्तव में अब मैनपुरी के सहारे उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करते हैं, 2024 को समझने की कोशिश करते हैं। एक सीट जीत हार से बीजेपी का कुछ होने वाला नहीं है कि मैनपुरी जीत जाए हार जाए, खतौली जीत जाए हार जाए। लेकिन खतौली में जयंत चौधरी लगातार लगे हुए हैं, गांव गांव खाक छान रहे हैं। वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, वहाँ उनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे हैं श्री चौधरी चरण सिंह, और यहाँ मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, बहुत बड़े नेता। तो दो परिवार, अगर खतौली और मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो 24 का कोई संकेत और संदेश जाएगा या नहीं जाएगा, या इसको 24 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम क्या कह सकते हैं? आर्या साहब। नहीं, ये दोनों उपचुनाव को जो आप बता रहे हैं, जैसा सबको पता है, इसका 2024 के चुनाव से संभवतः मुझे जो समझ में आता है इसका कोई लेना देना नहीं है। नंबर एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता है, विशेषकर मैं मैनपुरी के बारे में कहना चाहूंगा कि वो चुनाव वो जीत ही नहीं सकती है। लेकिन नूरा कुश्ती इसलिए चल रही है कि वो जीत के मार्जिन पे खेल करना चाहती है कि देखिए माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब तक थे तब तक वहां पे उनकी पैठ थी, अब हमारे बीच में नहीं है, तो ये यादव परिवार का कुनबा कमजोर होता जा रहा है और वो वहां निरंतर बढ़ रहे हैं। केवल इतने की ही लड़ाई है। अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप जानती है कि जनता के मन में, विशेष तौर पे मैनपुरी की जो जनता है, वो बड़ा लगाव रखती थी मुलायम सिंह यादव जी से। उनके ना रहने पे एक संवेदना की लहर है और वो लहर को ये थोड़ा सा कम करना चाहते हैं कि ऐसा आंकड़ा ना हो जाए कि एक कैंडिडेट को 1 लाख मिले, दूसरे को 6 लाख वोट मिल जाए। सिर्फ इतने की ही राजनीति वहां मैनपुरी में चल रही है। अरे साहब, लहर होती तो अखिलेश जी क्यों इतना भागते दौड़ते, कहते भाई नेताजी के नाम पर वोट दो। जी, अखिलेश यादव भी बड़ा खेल खेल रहे हैं इस चक्कर में। अखिलेश यादव ये दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोकसभा में मैनपुरी जीत सकते हैं तो हम 24 में उनको टक्कर देने की स्थिति में हैं, लेकिन वो उनका सोच भर है मेरे हिसाब से। 24 का चुनाव अभी नहीं, आर्या साहब, आप कह रहे हैं, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, मैं आपका बहुत आदर करता हूं, लेकिन मैनपुरी चुनाव के दौरान ही अखिलेश जी कन्नौज जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं 24 में यहीं से लड़ूंगा, ये मेरी कर्म भूमि है। तो अभी तो मैनपुरी की बात हो रही, कन्नौज की बात क्यों कर रहे हैं वो? नहीं, अखिलेश यादव बिल्कुल पूरी तरह से एक संवेदना ग्रहण करना चाहते हैं कि ताकि उनकी जो पत्नी है जो अच्छे मार्जिन से जीते, ताकि वो ये भी दिखा सके कि कुनबा हमारा एक है, यादव परिवार एक साथ आ चुका है और वो हम बड़ी टक्कर देने की तैयारी में। तो वो स्ट्रेटेजिकली ठीक है अपनी जगह पे, परंतु लोकसभा के इस चुनाव से प्रतिष्ठा की बात जरूर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी 2024 का चुनाव खुला नहीं है, वो संभवतः गुजरात चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनाव के बाद खुलेगा। जी ठीक बात है। प्रशांत उमराव जी, आपको मैनपुरी की जनता क्यों जिताए? भाई नेताजी ने बहुत काम किया वहां पे, तो क्या आप परसेप्शन बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? वो हम हर चुनाव गंभीरता के लिए लड़ते हैं, लेकिन मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि आजकल सारी चर्चा समाजवादी पार्टी केंद्र खाली मैनपुरी है। क्या खतौली और रामपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट नहीं है क्या? अखिलेश वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं गए, उनके सोशल मीडिया से लेकर अखिलेश जा रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं कल जा रहा हूं आजम साहब की मदद करने। इसीलिए चूंकि आजम खान जी को भी कहना पड़ा कि इसलिए निराशा में उन्होंने जो अपना बयान दिया, क्योंकि वहां पे अखिलेश यादव जा नहीं रहे, खतौली में गए नहीं, उनके भाई चुनाव लड़े आजमगढ़, वहां उनको फंसा दिया, वहां नहीं गए, और यहाँ पे इनको मैनपुरी में गलियां गलियां छानना पड़ रहा है। अभी पिछले 3 चुनाव भी हुए थे, उसके पहले वहां भी अखिलेश यादव नहीं गए। तो अगर इतनी ये स्थितियां अच्छी हैं, अगर वो जीत रहे हैं, उनको अगर ऐसा पता है उनको पहले से, और जैसे सपा के घोषित और अघोषित प्रवक्ता बयान दे रहे हैं कि जीत रहे हैं, जैसे उनको पहले से दिग्दृष्टि हो गई है, तो फिर वहां प्रचार करने की क्या हो सकता है? क्यों वो गली गली वहां को छानना पड़ रहा है, पूरे परिवार को वहां पे लगाना पड़ रहा है? भले ही वो कैंडिडेट डिम्पल जी हैं, लेकिन एक तरीके से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो विषय ये है, तो जिस तरीके से माहौल बताया जा रहा है
और मुलायम सिंह जी जब 19 में चुनाव लड़े थे, सपा बसपा एक थी, देश का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ, तब 94,000 वोट से जीत पाए। अब जिस तरीके से गणित बताई जा रही है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 3 लाख वोट जीतेंगे? क्या आपने किसी जाति को क्या बधुआ बना दिया और बाकी जातियां क्या आप बधुआ की तरह वोट देंगी? आजमगढ़ में क्या जिन जातियों को आप बधुआ समझते थे उन्होंने आपको वोट दिया? रामपुर में जिनको आप बधुआ अपना वोटर समझते थे उन्होंने वोट दिया? तो ये चीजें अब पहले की राजनीति चेंज हो गई। गणित से चुनाव नहीं होता, केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री से चुनाव होता है। और मोदी जी की जो केमिस्ट्री है उनके जो है दिल से और जनता के दिलों से जुड़ी हुई है, तो उसका परिणाम भी अगर आने देखेगा। और जितने भी राजनीतिक पंडित पहले बड़े दावे करते हैं, 2022 के पहले चुनाव से मैं 1 साल पहले देख रहा था, खूब इन्होंने एजेंडा फैलाया, चाहे किसान आंदोलन के नाम पर है, राजनीतिक विश्लेषक बन के, और परिणाम कुछ और आए। तो पहले से किसी का प्रेडिक्ट कर लेना कि ऐसा ही परिणाम आएगा, ये अब भारतीय राजनीति में संभव नहीं है। आसमी साहब, भाई प्रशांत जी कह रहे हैं कि कोई जातियां आपकी बंधुआ थोड़ी हैं, आपको क्यों जिताएंगी? और ये अब ये परसेप्शन नहीं चलने वाला कि आपने कहा कि भाई अब हम बड़े पिछड़ों के रहनुमा हैं तो आपको कोई वोट दे देगा। अब जो गणित है वो केमिस्ट्री नरेंद्र मोदी की है, आप लोग कहीं अब है नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी सवाल हमारे पैनलिस्ट जो कर रहे थे कि गली गली घूम रहे हैं, आप बगैर घूमे हुए, बगैर वोट मांगे हुए कोई वोट देता है क्या? और क्यों दे देगा? अगर उसके पास नहीं जाएंगे वोट के लिए तो क्यों दे देगा? दूसरी बात ये है, अभी जो हमारे के पहले हुआ करते थे विकास के नाम, अब विकास के नाम पे चुनाव नहीं होते। मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। आप जो कह रहे हैं कि सब जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, उनका नारा यही है, और विकास किसी का नहीं करती, वो विकास का कोई काम ही नहीं करती। हम विकास करते हैं और उसके बाद में हम लोगों से वोट मांगने जाते हैं, तो फिर हम पे इस पे भी ऐतराज है आपको। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, आप जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए दबाव बना रहे हैं। आपका दबाव बनाने का जो तरीका है, दबाव आप इसीलिए तो बना रहे हैं कि आप जनता के बीच में नहीं जा पा रहे और तमाम एजेंसियों के मार्फत आप चुनाव जीतना चाहते हैं। आप जो है कभी किसी की सिक्योरिटी कम कर रहे हैं, सीबीआई का दबाव बना रहे हैं, हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं, जनता को पकड़ के बंद कर रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, ये इस तरह से चुनाव जीत रहे हैं। अभी आपने कहा कि ये जो है जनता हमें अपने आप जिता दे, इनको जनता इतना प्यार करती है कि इनको जनता घर बैठे जिता देती है। हम वोट मांगने जा रहे हैं तो फिर हमारी हालत पतली है। ये कौन सा तरीका है, मेरी समझ में नहीं आता। ये किस तरह से मतलब ये इसका एनालिसिस करते हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, अखिलेश जी के साथ में भीड़ें उमड़ रही हैं, तो ये कहते हैं कि अखिलेश जी मारे फिर रहे हैं, गली गली मारे फिर रहे हैं। ठीक बात। आज इनका जो है प्रत्याशी वोट मांगने के लिए सिविल कोर्ट मैनपुरी में गए थे, 20 लोग नहीं थे उनके साथ। वहीं थोड़ी देर बाद अखिलेश जी के जो है सांसद धर्मेंद्र यादव गए, कम से कम हजारों की तादाद उनके साथ थी, बैठ के मीटिंगें कराई। आपने देखा होगा, कई चैनलों पे चला भी है। तो ये अगर हमारे हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। शेरो शायरी भी हाशमी साहब बहुत बेहतरीन आप करते हैं। जावेद अंसारी साहब से चूंकि मंथन अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और बस कुछ ही वक्त बाकी है, जावेद अंसारी साहब को ले लेते हैं। जावेद साहब, कांग्रेस कहाँ है? उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, हम वापसी करेंगे, बहुत अच्छी वापसी करेंगे। और अभी जो आप लोग उपचुनाव वगैरह नहीं लड़ते क्या? नहीं, चुनाव लड़ेंगे। अभी उपचुनाव तो लड़ ही नहीं रहे, हमको लगता है कहीं। हाँ, उपचुनाव नहीं लड़ रहे, आपकी बात से सहमत हूँ और सच्चाई है ये। लेकिन अभी भाजपा के प्रवक्ता ने जो बोला था कि गली गली घूम रहे अखिलेश जी, तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह गुजरात में गली गली घूम रहे हैं, वहां पे हालत पतली है क्या भाजपा की? सवाल ये है। और हाँ, दीक्षित जी ने एक बात बोली थी, केंद्रा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, और गरीबी नहीं हटी। मैं सहमत नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि गरीबी इतनी हटी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 लाख का सूट पहन रहा है, 4000 करोड़ के जहाज में घूम रहे हैं वो, और 426 करोड़ का उनका आलीशान लुटियन दिल्ली में विस्टा प्रोजेक्ट में घर बन रहा है, जिसकी सुरंग जो है पार्लियामेंट तक जाती है। तो आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए। बहुत बदला है देश, और जितना हमने बदला है शायद ही ऐसा बदलेगा। हाँ, अब आज की स्थिति यह है दीक्षित जी कि 146 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है, जो 70 सालों में केवल 54 लाख करोड़ का कर्ज था। दीक्षित जी, न्यूट्रल आदमी, उनको मत फायर करिए भाई। इतनी थोड़ी वो रखिए भाई, कम से कम। दीक्षित जी और आर्या साहब न्यूट्रल आदमी है, उनको भाजपा सपा का प्रवक्ता कृपा करके ना बनाए।
दोनों प्रोफेसर हैं, है ना? जी बोलिए जावेद साहब, कुछ कहना है? नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रोफेसर दीक्षित जी, राजनीति आप बहुत वक्त से देख रहे हैं, समाज को भी देख रहे हैं, स्थितियों परिस्थितियों को देख रहे हैं। एक मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, अभी ये थोड़ा इतर है, मैनपुरी चुनाव से हट के है, मैनपुरी को भी इसमें ले सकते हैं और सारे चुनावों को ले सकते हैं। गुजरात में हम देख रहे हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ 27 साल से सरकार है, लेकिन याद दिलाया जाता है कि 2002 में क्या किया, 2003 में क्या किया। ये पूरा चुनाव पूरे देश में ये पता नहीं क्या बीमारी लग गई कि फ्लैशबैक में चलता है कि नेहरू जी ने क्या किया था, अटल जी ने क्या किया था। ये फ्लैशबैक में चल रही राजनीति। मौजूदा मुद्दों पर लोग क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? ये आपका फाइनल कमेंट होगा आज के मंथन का। मौजूदा मुद्दे गुजरात में किसी और के पास है। गुजरात से यहां तक उत्तर प्रदेश तक आप इसको समअप करेंगे और फाइनल कमेंट का। जहां तक दुर्गेंद्र जी सवाल है, गुजरात में इतने वर्ष हो गए हैं, दशक हो गए हैं कि अब कोई दूसरी पार्टी वहां अपनी प्रेजेंस बना नहीं पाई है, तो उनको फ्लैशबैक में ही लड़ना पड़ता है। उनके पास 2002 का ही एक मुद्दा रह जाता है कुल मिला के, उसके अलावा कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। गुजरात में भाजपा की लड़ाई भाजपा से ही है और किसी से लड़ाई अभी है नहीं फिलहाल। इस बार तो नहीं है, अगली बार 5 साल बाद देखा जाएगा। फिलहाल के जो, अब मैं भी गुजरात होकर आ गया, घूम कर देख के आ गया सारा कुछ। गुजरात की सारी लड़ाई एक तरह से भाजपा वर्सेस भाजपा है। उसके अलावा कोई खास कोई मुझे इसमें दिखता नहीं है। उसका कारण भी यही जो आपने अभी बताया कि बाकियों के पास एक कोई मॉडल नहीं है दिखाने के लिए। अगर भाजपा के पास गुजरात मॉडल था पूरे देश को दिखाने के लिए, तो औरों के पास ये मॉडल क्यों नहीं थे? ठीक बात है। दिखाते ना कि मेरे पास आंध्र प्रदेश का मॉडल है, मेरे पास केरला का मॉडल है, मेरे पास बंगाल का मॉडल है, मेरे पास ये मॉडल है। मैं दिखाता हूँ आपको दुनिया के सामने, ये मॉडल बेटर है कि गुजरात मॉडल से, तो लोग विकास की चर्चा करते। लेकिन जब आपके पास कोई दूसरा मॉडल नहीं हो, ऑल्टरनेट नहीं हो, विकल्प नहीं हो, तो फिर आपको फ्लैशबैक में ही लड़ना पड़ता है बार बार जाकर। ये एक समस्या अन्य दलों की है। और उत्तर प्रदेश में अभी देखिए कि ये दूसरा टर्म आ गया है, तो अब ये 10 साल की शासन तो हो ही जाएगी भाजपा की, कम से कम जब अगला 5 साल खत्म होगा। अभी तो 4 साल बाकी, 4 साढ़े 4 साल बाकी हैं। तो उसके बीच में जो अगर ये जो पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टी हैं, कुछ इसमें से रीजनल पार्टी हैं, कुछ स्टेट की पार्टीज हैं, इनको अपनी दमखम को, अपने कामों को दिखाना होगा, करना भी होगा और दिखाना भी होगा। ये मार्केटिंग उन्हें स्वयं करनी होगी। इसके लिए कोई दूसरी पार्टी तो आपको स्पेस नहीं देने वाली है ना, कि आपको कहे कि आइए आप भी दिखाइए आके। स्पेस तो आपको अपने आप कहीं न कहीं से अर्न करनी पड़ेगी और आपको काम दिखाना पड़ेगा। आपके पास इनमें से दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास एक सरकार है, इसलिए वो केजरीवाल मॉडल को बार बार बेचने की कोशिश करते हैं, मार्केट करने की कोशिश करते हैं। वो मार्क जितना बिक जाएगा उतना ही उनके पास सीटें आ जाती हैं। अन्य पार्टी कौन सा मॉडल बेच रही हैं? अन्य पार्टी क्या, भाजपा ने गलती की भाजपा जाने की, आपके पास उसका विकल्प क्या है? वो विकल्पहीनता की राजनीति ही भाजपा को एक स्पेस दे देती है जहां पर भाजपा वर्सेस रेस्ट हो जाता है। और डॉक्टर दीक्षित, एक परसेप्शन भी बनता है, परसेप्शन भी बनाया जाता है कि नहीं विकल्पहीनता है, परसेप्शन बनता है कि विकल्पहीनता का परसेप्शन बनाकर भी वोट लिए जाते हैं। और परसेप्शन आपको हकीकत में भी बनाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि परसेप्शन सपने में बन जाएंगे। परसेप्शन बनाने के लिए भी आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और वो करना हुआ काम आपके सामने बार बार आता है। अगर कोई ये कह दे कि रिवर बैंक घोटाले में, ठीक है, रिवर फ्रंट घोटाला में जांच हुई, लंबित है, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो दम खोल के कह सकते थे कि हाँ करो जांच, हमें कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह पा रहा ना, इतना मुंह खोल के कह नहीं पा रहा कोई। नहीं, उसमें भी मुझे लगता है सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो मैं विक्टिम हूं। बिल्कुल वही स्थिति आई रही है धीरे धीरे, लेकिन वही विक्टिमाइज, मतलब देखिए कुल मिलाकर अब मैं देख रहा हूं पूरे भारत की राजनीति को देख रहा हूं, मंथन को खत्म कर रहा हूं, अपने दीक्षित जी का फाइनल कमेंट आ गया, तो कुल मिला के पूरे भारत की राजनीति इस तरह दिख रही है फ्लैशबैक में कि तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है। मतलब कुछ फ्लैशबैक में पूरा दिख रहा है कि भाई कोई कहीं विक्टिम कार्ड चलता है, बहुत हम देख रहे हैं लगातार, गुजरात में भी, यूपी में भी विक्टिम कार्ड और फ्लैशबैक मुद्दे जो मूल हैं वो राजनीति से मुझे लगता है कि धीरे धीरे नेपथ्य में जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर डॉक्टर दीक्षित। हाशमी साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रोफेसर आर्या आपका भी बहुत धन्यवाद, संतोष दुबे आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रशांत उमराव साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त
मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बात मैंने अपने आखिरी टिप्पणी में कही कि वास्तव में इस देश में फ्लैशबैक और विक्टिम जो मुझे समझ में आ रहा है, अभी हाल के जो चुनाव में देखिए बहुत दिनों से चल रहा कि भाई नेहरू ने क्या किया था, 2002 में क्या हुआ था, अखिलेश जी ने क्या किया था और कांग्रेस ने क्या किया था। ये फ्लैशबैक और विक्टिम कि भाई उन्होंने मुझे गाली दी, वो मेरी सुरक्षा छीन ले रहे हैं, वो मेरी जांच कर रहे हैं। राजनीति में इन सब चीज़ों के जरिए जनता को समझाने की, पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वक्त चलते चलते का और बात भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है। राहुल गांधी 1 दिसंबर को जब गुजरात में वोट पड़ रहे होंगे पहले चरण के, तो राहुल गांधी उज्जैन के महाकाल बाबा के दर्शन कर रहे होंगे। संकेतों और संदेशों की राजनीति भारत में चलती है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों के जो बड़े महत्वपूर्ण सवाल थे उनके जवाब दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आपको छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक जनता का प्यार, भरोसा, जनता की शक्ति इस यात्रा को मिली है। जब यात्रा शुरू हुई थी तो मीडिया ने कहा था केरला में तो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, मगर कर्नाटक में प्रॉब्लम आएगी। फिर हम कर्नाटक गए, मीडिया ने कहा साउथ इंडिया में तो यात्रा अच्छी चलेगी, मगर साउथ के निकलने में प्रॉब्लम होगी। फिर तेलंगाना, आंध्रा में वही हुआ, वही जो कर्नाटक में हुआ। फिर हम महाराष्ट्र में आए तो फिर मीडिया ने कहा हिंदी बेल्ट में प्रॉब्लम होगी। महाराष्ट्र में हाँ यात्रा बहुत बड़ी हुई, बहुत बढ़िया हुई। अब मध्य प्रदेश में आए, अब मीडिया कह रही है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मगर राजस्थान में प्रॉब्लम होगी। तो देखते जाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी से अब आगे निकल गई है। ये यात्रा हिंदुस्तान की जो समस्या है, हिंदुस्तान के दिल में, हिंदुस्तान की आत्मा में जो आवाज है, अब ये यात्रा उसको उठा रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का